दोस्तों नमस्कार। आज हम करके आए हैं हिंदी के कुछ चुने हुए प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट और जे स्टेट में पूछे जाते हैं। अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए है भारतीय, बी है द्रविड़, सी है ऑस्ट्रिक, डी है चीनी तिब्बती। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए है गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी, डी है सौराष्ट्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली, डी है देवनागरी। तो दोस्तों इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रचलित रूप है जो लगभग हर जगह लोग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा का जन्म हुआ? ए है अपभ्रंश से, बी है लैकिक संस्कृत से, सी है पाली प्राकृत से, डी है वैदिक संस्कृत से। 4 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा, डी है तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए है 343 से 351 तक, बी है 343 से 315 तक, सी है 443 से 135 तक, डी है 334 से 153 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 343 से 351 तक उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ए है शब्द, बी है व्यंजन, सी है स्वर, डी है वर्ण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वर्ण। लेकिन यहीं पर अगर पूछ देता है भाषा की सबसे सार्थक इकाई कौन सी है, तब वो आंसर ये हो जाएगा। यह ध्यान में रखने योग्य बात है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, बी है वर्णों के संकलन को, सी है शब्द गणना को, डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं, करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी व्यवस्थित रूप में जो वर्ण रखे गए हैं, क ख ग घ से शुरू होकर के ज्ञ तक जाते हैं, वही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर
कौन सा कारक है? तो में और पर अधिकरण कारक होते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अधिकरण। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ए है क और ख, बी है य और र, सी है च और ज, डी है ट और ड़। तो दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क और ख कंठ ध्वनियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ए है ग और घ, बी है च, बी है ज और झ, सी है ड और ढ, डी है प और फ। तो दोस्तों 11 का करेक्ट आंसर सी है, मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः स्थापना की गई थी, किस सन में? सन पूछ रहा है यहाँ पर। ए है 1952 ईस्वी में, बी है 1953 ईस्वी में, सी है 1954 ईस्वी में, डी है 1956 ईस्वी में। तो 12 का करेक्ट आंसर डी है, 1956 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? तो ए दे रहा है पंजाब, बी दे रहा है जम्मू कश्मीर, सी दे रहा है राजस्थान, डी दे रहा है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें आपका डी है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ए दे रहा है संधि, बी दे रहा है समास, सी दे रहा है उपसर्ग, डी दे रहा है प्रत्यय। तो दोस्तों 14 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, दो वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? यहां मुख्य रूप से पूछा जा रहा है संधि के प्रकार को। सी करेक्ट आंसर है आपका, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। ए दे रहा है समास, बी दे रहा है अव्यय, सी दे रहा है उपसर्ग, डी दे रहा है प्रत्यय। तो धातु या शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और धातु या शब्द के जो पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें अंत में पूछा है इसलिए प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलाकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? यहां सार्थक शब्द की बात हो रही है। ए है संधि, बी है समास, सी है अव्यय, डी है छंद। तो दो अथवा दो से अधिक
शब्दों से मिलकर नए बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है ए प्र, बी त, सी प्रख और डी आत। तो दोस्तों इसमें 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग सबसे पहले लगता है और प्र यहाँ पहले दिखा दे रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ए दे रहा संज्ञा, बी होता है सर्वनाम, सी दे रहा विशेषण, डी दे रहा विशेष्य। तो दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा संज्ञा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसी कि परिभाषा है संज्ञा की। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए दे रहा है 3, बी दे रहा है 4, सी दे रहा है 5, डी दे रहा है 6। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका 21 का सी हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं व्युत्क्रम के अनुसार। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रयुक्तपन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रति, सी प्रत्यु, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन में क्या जोड़ना है कि वह विलोम बन जाए? गमन माने होता है जाना, आ उपसर्ग को जोड़ना है। ए है उप, बी है आ, सी है प्रति, डी है अनु। तो उपगमन नहीं विलोम बनेगा, लेकिन बी पर जैसे ही पहुंचते हैं तो आगमन माने आना होता है, गमन माने जाना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निर्वासित में प्रत्यय है इक, नि, सित और इत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा डी। इत प्रत्यय लगा करके निर्वासित शब्द का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए दे रहा है सूर्यानी, बी दे रहा है सूर्या, सी दे रहा है सूर्यागी, डी दे रहा है सूर्यो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अर्थात सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। अब रंगीन छपे हुए शब्द कर दे रहा हूं मैं, इसमें तो दिया है नहीं। तो बुढ़ापा
यह बुढ़ापा है, रंगीन कर दिया मैंने। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा की संज्ञा बतलाना है और 26 का करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा क्या चीज है उसको जानते हैं, यानी बुढ़ापा एक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है, अर्थात आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार यह आ चुका है, बार बार रिपीट भी किया हुआ है, इसलिए इसे ध्यान से करना है। जेठरानल, ए दे रहा है जेठरानल, बी दे रहा है दावानल, सी दे रहा है वड़वानल, डी दे रहा है कामानल। तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर होगा बी, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। और कभी कभी यह भी एक प्रश्न पूछ देता है, पेट में लगने वाली आग को अर्थात भूख को क्या कहते हैं? तब करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जठरानल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बौछाए में कौन सा अलंकार है? अब यह बात होती है अलंकारों की। जब एक ही शब्द या व्यंजन की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। त की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चरर मरर खुल गए अरर रब इस फूटों में से कौन सा अलंकार है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ए दे रहा अनुप्रास, बी दे रहा श्लेष, सी दे रहा यमक, डी दे रहा उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर भी रर, चरर मरर एक ही शब्द का बार बार पुनरावृत्ति हो गई है, यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, तो इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर 30 का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? ए दे रहा है 9, बी दे रहा है 10, सी दे रहा है 11, डी दे रहा है 12। तो अस्थाई भावों की संख्या कुल जितने अलंकार होते हैं उतने हो जाएंगे। तो 11 प्रकार के अलंकार होते हैं, इसलिए 11 प्रकार के आपके भाव भी होते हैं। एक चीज और याद रखने की जरूरत है, कभी कभी पूछ दे रहा है भरत मुनि के अनुसार रस, यहाँ रस की बात की गई है, तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो जान लीजिए भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं, और ऐसे 11 प्रकार के इस समय जो चल रहा है 11 प्रकार के रस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस ए दे रहा है जुगुप्सा, बी दे रहा है क्रोध, सी दे रहा है शोक, डी दे रहा है निर्वेद। तो शांत रस का अस्थाई भाव आपका हो जाएगा निर्वेद होता है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आलोक का विलोम शब्द होगा,
अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, रात्रि। तो इसमें आलोक माने ऊंचा है, प्रकाश, तो प्रकाश का विलोम अंधकार हो जाएगा। प्रकाश का मतलब यहाँ उजाला से है, तो यहाँ पर अंधकार हो जाएगा, अर्थात सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? सजना, संवरना श्रृंगार रस को कहते हैं। तो रस को हिंदी की आत्मा भी कहा जाता है, कभी कभी यह भी पूछ लेता है। देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का उत्साह होता है, तो यह होगा नहीं। हंसना का हास रस होता है, तो यह होगा नहीं। करुण का शोक होता है, यह होगा नहीं। बचा एक, तो आपका करेक्ट आंसर रति हो जाएगा। रति होता है श्रृंगार रस का। नेक्स्ट पर चलते हैं। गरिमा का विलोम शब्द है। ट्वेंटी 26 का करेक्ट आंसर, गरिमा का विलोम शब्द ढूंढना है। ए है अंधकार, बी है लघिमा, सी है घृणा, डी है नीचता। तो कुछ लोग गरिमा का विलोम शब्द बी मार करके आते हैं, गरिमा का लघिमा करके आते हैं, लेकिन गरिमा का लघिमा नहीं होता है। अरे कुछ लोग घृणा से मतलब लेते हैं गरिमा का, और इसका विलोम शब्द होगा आपका गरिमा का लघिमा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंधकार से कोई मतलब है ही नहीं, प्रकाश का होता है अंधकार, और घृणा से भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, निश्चिता से भी कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर आपका गरिमा का लघिमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिवा बाबनी के रचनाकार हैं। ए है पद्माकर, बी है भूषण, सी है केशवदास, डी है जगनिक। तो शिवा बाबनी के रचनाकार भूषण जी हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताइए। ए दे रहा है लड़का, बी दे रहा है सेना, सी दे रहा है श्याम, डी दे रहा है दुख। तो 38 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए है सहारा, बी है सूचीपत्र, सी है सियार, डी दे रहा परिषद। दोस्तों यहाँ पर स्त्रीवाचक शब्द परिषद या परिषदी, ये सब स्त्रीवाचक शब्द होते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ए दे रहा है हास्य रस, बी दे रहा है शांत रस, सी दे रहा है अद्भुत रस, डी दे रहा है विपत्स रस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। हाईलाइट कर देते हैं हम इसको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण, डी है क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? इनका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है ए बी सी डी में। तो 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए दे रहा है ऋग्वेद, बी दे रहा है यजुर्वेद, सी दे रहा है सामवेद, डी दे रहा है उपनिषद। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ढूंढना है आपको, तो ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? ए दे रहा है चरणों में, बी दे रहा है यति में, सी दे रहा है दोनों में, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों में होता है। यहाँ पर यति में भी है, चरणों में भी है। यति बीच में आती है, चरण लास्ट में आते हैं। एक पंक्ति में एक बार रुकावट होती है बीच में, फिर लास्ट होता है, फिर दूसरे पंक्ति में एक बार रुकावट होता है, लास्ट होता है। 4 चरण चरणों में भी हो गया या यति में भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ए आदिकाल, बी दे रहा है चरण काल, सी दे रहा है वीरगाथा काल, डी दे रहा है सिद्ध सामंत काल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं हम 46 नंबर प्रश्न पे। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 46 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी? ए है जिजीविषा, बी है जिजीविषा और सी है जिजीविषा, डी है जिजीविषा। सब में जिजीविषा लिखा है, लेकिन जो सही शुद्ध है उसी को आपको चयन करना है। तो 47 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिजीविषा, यह करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ई, धानी, यानी। तो 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ई। 49 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो उज्जवल कौन सा है? उज्जवल, उज्जवल देख लीजिए, डबल ज वाला शुद्ध माना जाता है। तो डबल ज जो होता है वह बी में मिल रहा है, उज्जवल। इसमें बड़ा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए है वह, बी है हाव, सी है आव, डी है आवा। तो 50 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आव। मिल करके बहाव शब्द का निर्माण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यही प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? विग, बी है ज्ञान,
उपसर्ग है तो ज्ञान तो होगा नहीं। अन 51 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, बी बचता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ज्यों का त्यों प्रयोग में अगर लाते हैं संस्कृत के शब्द को तो क्या कहलाता है? 52 में तत्सम, बी तत्व, सी देशज, डी विदेशज। तो 52 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, ये दे रहा कुलटा, गलत हो जाएगा। बी पर आपका आंसर मिल जाता है। स्त्री के कोई संतान ना होती है उसे बांझ कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर विधवा भी एक दिया है, तो जिस स्त्री का पुरुष नहीं होता है उसे विधवा कहते हैं, यानी खत्म हो गया होता है, मर चुका होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ए दे रहा है 11, बी दे रहा है 13, सी दे रहा है 16, डी दे रहा है 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपके मात्राओं की संख्या जो होती है 16 होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए है गुण संधि, बी है वृद्धि संधि, वृद्ध संधि दिखा है लेकिन वृद्धि संधि होता है यण संधि, डी होता है दिया दीर्घ संधि। तो इसमें 45 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सूर्योदय में गुण संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तत्भव, देशज और लास्ट डी दे रहा है विदेशज। तो मजिस्ट्रेट शब्द जो है यह आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? ए वाचनालय, बी है समतल, सी है विद्यालय, डी है पशु। 54 का आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो डी हो जाएगा पशु। नेक्स्ट जो है निम्न शब्दों में सदा स्त्री लिंग वाला शब्द कौन सा है? ए है बाज, बी है मकड़ी, सी है गैंडा और डी है पक्षी। तो दोस्तों 56 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। 56 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा स्पीड से कर देते हैं। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम, तत्भव, विदेशी करण। तो संकर शब्द का अर्थ यहाँ पर आप कोई भी करेंगे तो यह विवादित क्वेश्चन रहता है, विवादों में रहता है। और अगर
पेपर में आ जाता है तो कोई भी टिक करें आपको 1 नंबर आगे चल करके मिल जाता है, क्योंकि विवादों में यह है शंकर, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास दे रहा है, द्वंद्व समास दे रहा है, द्विगु समास दे रहा है, कर्मधारय दे रहा है। तो इसका होता है प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास है। और द्वंद्व समास आप जानते ही हैं, दोनों पद प्रधान होता है, एक दूसरे के विलोम होता है और संख्यावाची द्विगु होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रेलगाड़ी शब्द है तस्तम, देशज, विदेशज और संकर। तो 60 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यह जान लीजिए कि संकर शब्द कहते किसे हैं। संकर शब्द जो होता है 2 शब्द से मिल करके जो बना होता है वो संकर शब्द हो जाता है। यानी कुछ देशी शब्द होते हैं और वह विदेशी शब्द के योग से बनता है। गाड़ी आपका देशी शब्द है और रेल जो है विदेशी शब्द है, तो दोनों जुड़ गए तो यहाँ पर संकर शब्द का निर्माण हो गया। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बानर का तत्भव रूप है ए बानर, बी ए बंदर, सी ए बांदर, डी ए बांदर। तो 61 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बानर का बंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? ए दे रहा है द्विगु समास, बी दे रहा है द्वंद्व समास, सी दे रहा है कर्मधारय और डी दे रहा है तत्पुरुष। तो 62 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। पंचवटी, द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। मृगनयनी में कौन सा समास है? ए दे रहा है अव्ययी भाव, बी दे रहा है तत्पुरुष, सी दे रहा है कर्मधारय, डी दे रहा है बहुब्रीहि। तो 63 का करेक्ट आंसर आपका सी है। यहाँ पर कर्म प्रधान है, इसमें कर्मधारय समास हो गया। मृग के समान नयनों वाली, जैसा भगवान राम ने सीता हरण के समय जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना रामचरितमानस का किया तो उसमें लिखा हुआ है, मृगनयनी शब्द का प्रयोग किया है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी कहीं सीता मृगनयनी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ कर्म की प्राधान्यता है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक का, ई का, आ का और ई का। दोस्तों 64 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 65 नंबर, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ए है ई का, बी है आ का, सी है ई का, डी है इक का। तो इसमें 65 में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रयोग करेंगे आ का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 66, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लैंगिक संस्कृत से, ये हो गया, बी हो गया पाली प्राकृतिक से, बी हो गया वैदिक संस्कृत से, सी हो गया अपभ्रंश से, डी हो गया। तो दोस्तों हिंदी भाषा का यहाँ पर
आपको पता होना चाहिए कि आगे ऊपर भी बतलाया गया अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए करंट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली? बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। तो कन्नौजी की भाषा में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के लोग भी क्या बोलते हैं? हिंदी का में आती है। अवधी में अवध स्थान भगवान राम की जन्मस्थली की बात की जा रही है, तो वहाँ पर भी हिंदी का प्रयोग होता है। बांगरू में भी होता है। तेलुगु में हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर तेलुगु भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? देखिए तारीख पूछ दिया इसमें 68 नंबर क्वेश्चन में। 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो करेक्ट आंसर आपका है, याद रखने की जरूरत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे, हिंदी की आदि जननी है, आदि जननी, यहाँ आदि जननी की बात की जा रही है। 69 ए दे रहा है प्राकृत, बी दे रहा है पाली, सी दे रहा है अपभ्रंश, डी दे रहा है संस्कृत। तो 69 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 11 जून को। तो हिंदी के पेपर में यह भी आने की ज़्यादा संभावना रहती है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो 70 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो आपका करेक्ट आंसर 14 सितंबर होता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं क्रम लगाने पे। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखते हैं। प्राकृतिक है, अपभ्रंश है, हिंदी और पाली है। तो दोस्तों इसमें हमको ध्यान यह देना है 71 में कि हिंदी लास्ट में जो होगा वह सही होगा। तो इसमें लास्ट में 2 में है ना, तो इसलिए दोनों कट हो जाएंगे। अब इन दोनों में से देखना है हमें, बी से और डी से। तो चूंकि हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, तो हिंदी से पहले अपभ्रंश जिसमें आ रहा होगा वह करेक्ट आंसर हो जाए। इसी चीज को हम मिलाते हैं, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी ए पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, डी संघ की राजभाषा। 72 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का प्रश्न हम कर रहे हैं, हिंदी के विकास के लिए निर्देशित किया गया था अनुच्छेद 351 में। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो 73 का करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो बिहारी हिंदी तो होगी नहीं,
क्योंकि ब्रज जो है बिहार में पड़ता नहीं। पहाड़ी हिंदी, तो ब्रज भाषा मथुरा के तरफ का होता है, कृष्ण के तरफ का, तो पहाड़ी हिंदी होगी नहीं। पूर्वी में उत्तर पूर्वी प्रदेश आते हैं, पश्चिमी प्रदेश में आपका मथुरा आता है, वृंदावन आता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अद्भुदय शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, यण, दीर्घ, गुण। ABCD में आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो अद्भुदय में जहां पर आधे अक्षरों का प्रयोग होता है वहां पर यण संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लोटा शब्द है तद्भव का, विदेशज, तस्तम, देशज। 75 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देशज है। लोटा जो है देशज भाषा का रूप है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल 76। योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और 77 पर चलते हैं। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़ है पाकशाला। करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, सी दे रहा है द्वंद्व समास, डी दे रहा है तत्पुरुष समास। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। सुपुरुष कर्म प्रधान है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 79 नंबर पे। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा समास बनता है? ये है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, द्विगु। इसमें आपका 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। इसको हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट पर 80 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। तो द्विगु समास का चयन करना है तो संख्यावाची द्विगु, देखिए किसमें संख्या प्रदान हो रही है। भूदान में है नहीं, पुरुष सिंह में है नहीं, आजीवन में है नहीं, सप्ताह में हो रहा है। यहाँ संख्या का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, 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 जाह्नवी। शुद्ध वर्तनी आपको ढूंढना है। 81 तो बी आपका जाह्नवी होता है, ऐसे ही करेक्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे 82 पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आधिपतन, अधपतन, आधपतन, अधोपतन। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है? तो 82 का शुद्ध वर्तनी अधपतन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, 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 सृष्टि। तो इसमें
83 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि में छोटा सा होता है और ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गायक का सही संधि विच्छेद है। जो गाना गाता है गायक, गय धन अक, ए हुआ गय धन अक, बी है गे धन यक, सी है गय धन यक, डी है गा धन अक। तो 84 का करेक्ट आंसर ए है, गय धन अक होता है गायक के लिए। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब 85 पर चलते हैं, 85 नंबर प्रश्न पे। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिदंशेक, अभिदंशोक, अभियदंशेक, अभिदंशेक। इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। 85 का अभिदंशेक होता है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 86 नंबर पे। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहले शब्द को देखना है। चिरायु में प्रथम शब्द कौन बनता है? 86 का आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर क्या होता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, चीर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 87 नंबर पे। दूधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लास्ट वाला ढूंढना है। ए जरा धुंध, तेव तो उपसर्ग है तो यह होगा नहीं। अधू, यह भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। बच गया ला, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है। कवित्री, कवइत्री, कवित्री, कवइत्री। ए बी सी डी, इसमें आपको क्लियर करना है। तो कवइत्री होता है, कविइत्री नहीं होता है, कवइत्री होता है। इस बात को ध्यान में रखिए हमेशा के लिए कि जिस व पर मात्रा नहीं होगा वही करेक्ट होता है। यह बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवइत्री शब्द होता है, हाईलाइट भी कर दिया मैंने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन हमारे दो ही प्रकार होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में चले जाएंगे तो वचन तीन प्रकार के हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 90 नंबर पे। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभयलिंग है कि स्त्रीलिंग है? ABCD में आपको ढूंढना है। तो 90 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। दही शब्द जो है पुल्लिंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 91 नंबर पर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, उत्साह। ABCD में से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो मृत्यु शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है, चाहे वो स्त्री की मृत्यु हो, चाहे किसी जीव जंतु की मृत्यु हो, चाहे पुरुष की मृत्यु हो, चाहे चिड़िया पक्षी की मृत्यु हो, स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देवासुर में कौन सा समास है?
कर्मधारय, बी दे रहा द्वंद्व, सी दे रहा तत्पुरुष, डी दे रहा बहुब्रीहि। तो 92 का बी होता है द्वंद्व समास। देवा और सूर, देव और सूर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। हम निष्ठ पर चलते हैं। देशांतर में कौन सा शब्द है? शब्द कह रहे हैं देशांतर में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। देश दनांतर, देशांतर। अब 93 का हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाल का स्त्रीलिंग है बालिका, बाला, बाली, बालिका। तो 94 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बालक का। बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है और बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्व को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? घर से बाहर गया अपादान, बी कर्ता, सी करण, डी कर्म। तो 96 का अपादान, अलगाव हो रहा है, अलगाव में अपादान कारक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो 97 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वह यौगिक कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द हैं, यानी मिले जुले शब्द, दो शब्दों को जोड़ करके बनता है यौगिक शब्द। नेक्स्ट पर चलते हैं। 98 पर हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए दे रहा है सर्वनाम, बी दे रहा है क्रिया, सी दे रहा है प्रत्यय, डी दे रहा है संज्ञा। तो लिंग का निर्धारण संज्ञा के हिसाब से किया जाता है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 99 निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए है वीर, बी है मनुष्य, सी है गुरु, डी है शत्रुता। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा शत्रुता है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अध्याय, स्वदेश, स्थापना, आराधना। तो 100 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्थापना स्त्रीलिंग होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसको आपको करना है और सही जवाब कमेंट में लिख करके देना है, ताकि हमें भी पता चले कि किसने किसने मेरी वीडियो को पूरी वॉच किया हुआ है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? करण, अधिकरण, कर्म, उपादान। अलगाव हो रहा है वृक्ष से पत्तों के गिरने का, अब जान लीजिए कि कौन सा कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देंगे, आगे बतलाया जा चुका है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आगे और ढेर सारी ऐसी वीडियो देखनी हो
तो सब्सक्राइब भी कर लें, और किसी दोस्त को अगर आपकी ज़रूरत हो तो उसे आप शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। अब कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।